हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडोवर्वर। मैं चेतन सिंह आज आप लोगों को वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन और फोर्स के बारे में बताऊंगा। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने कूलाम का नियम और उसके महत्व के बारे में, वैद्युत आकर्षण बल से गुरुत्वाकर्षण बलों की तुलना, इन सब पे अध्ययन किया था। आज हम लोग वैद्युत क्षेत्र पर चर्चा करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई भी अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। कूलाम के नियम से हमने जाना था कि जब कोई भी आवेश ये है और इसके समीप कोई भी दूसरा समान या विपरीत आवेश आता है, तो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। यह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जितने क्षेत्र तक अनुभव किया जाता है वह उसका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वो चाहे एक आवेश के लिए, बिंदु आवेश के लिए लागू होता है, या वो पूरे आवेशों का समुदाय हो, समूह हो, कई आवेश मिलकर के बने हुए हों, तो ये दोनों पर ही लागू होगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। अब थोड़ा सा ये हम लोग जानेंगे कि ये वैद्युत क्षेत्र में जो बल का अनुभव होता है उसकी एक दिशा होगी, और कोई भी अगर हम स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश ले लेते हैं और स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश को हम चलाते हैं, तो उससे एक मार्ग, उसकी बल की दिशा के कारण एक मार्ग निश्चित होता है। वो जो मार्ग होता है वो वैद्युत बल रेखा कहलाता है। हालांकि ये एक काल्पनिक रेखा ही माना जाता है, लेकिन उस मार्ग को जिस पर धन परीक्षण आवेश चलता है उसकी जो दिशा होगी वो क्या कहलाएगा? वैद्युत बल रेखा कहलाएगा। तो वैद्युत बल रेखा जानने से पहले आइए हम आपको बता दें कि परीक्षण आवेश क्या होता है। देखिए, परीक्षण आवेश एक अत्यंत अल्प धनावेश होता है। कैसा? अत्यंत अल्प धनावेश, बहुत ही सूक्ष्म इसका मान हो, इस तरह का वो अत्यंत अल्प धनावेश हो जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। क्या है? अपना कोई उसका वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, और इसको वैद्युत क्षेत्र में रखने पर मूल क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये सिर्फ एक काल्पनिक आवेश है, वास्तव में ये कोई आवेश नहीं है। तो इसको हम परीक्षण आवेश कहेंगे। इसलिए हम यहाँ चर्चा कर दे रहे हैं क्योंकि आगे हम लोग अक्सर धन परीक्षण आवेश की बात करेंगे। तो धन परीक्षण आवेश का मतलब हुआ कि वो धनात्मक आवेश होगा, वो बिंदु आवेश होगा, उसका कोई अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखने पर मूल वैद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, और यह वास्तव में कोई आवेश नहीं है, वो सिर्फ एक काल्पनिक आवेश है। तो आइए हम वैद्युत बल रेखा जानते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी धन आवेश के मार्ग को, कोई भी धन आवेश रखा हुआ है किसी वैद्युत क्षेत्र में, तो उसके जो मार्ग को प्रतिकर्षित करेगा, बाहर की तरफ हो जाएगा, तो जो वैद्युत बल रेखा जो मार्ग होगा वही क्या कहलाएगा? वैद्युत बल रेखा कहलाएगा। तो वैद्युत बल रेखाओं को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये वास्तव में काल्पनिक रेखाएं हुई, और यह एक कर्व के रूप में होगा जिसका कोई कोण नहीं होगा। तो ये काल्पनिक रेखाएं हुई और निष्कोण वक्र हुई। और क्या हुआ? ये स्वतंत्र रूप से एक एकांक धन परीक्षण आवेश के चलने के मार्ग को बताती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। क्या है? वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत धन आवेश चलता है।
वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। जैसे कोई भी कर्व जो बना उस पर जो स्पर्श रेखा खींचा जाएगा वो उस धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। आइए यहाँ हम लोग कुछ बल रेखाओं के बारे में जानते हैं। अगर एक स्वतंत्र धनावेश रखा हुआ है तो कोई अन्य धनावेश लाएंगे तो वो उसको प्रतिकर्षित करेगा, बाहर की तरफ ले जाएगा, और जो इस तरह से ये मार्ग निश्चित होगा बाहर की तरफ, यह क्या होगा, इस स्वतंत्र धनावेश के कारण बल रेखा हुआ। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो वैद्युत बल रेखा हुआ उसकी दिशा ये होगी बाहर की तरफ। अच्छा देखिए, अब मान लीजिए कि अगर ये चार्ज माइनस होता और हम धन परीक्षण आवेश लाते तो धन परीक्षण आवेश को क्या करता, वो अट्रैक्ट करता। तो जो अट्रैक्शन के कारण उसका मार्ग होगा, जो उसकी दिशा होगी, वो क्या कहलाएगी, इस माइनस चार्ज के कारण बल रेखा। तो ये जो बल रेखाएं यहाँ दिखाई गई हैं माइनस चार्ज की तरफ आती हुई दिखाई गई हैं। तो प्लस में बल रेखाओं की दिशा बाहर की तरफ होगा और माइनस चार्ज के लिए बल रेखाओं की दिशा अंदर की तरफ होगी। अब सपोज करते हैं कि ये दोनों ही आवेश कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। तो अगर कुछ दूरी पर रखे हुए हैं तो कोई धन परीक्षण आवेश आप लाएंगे तो ये उसको प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन ये माइनस चार्ज के कारण आकर्षित करेगा। इसका मतलब हुआ कि बल रेखाओं की दिशा धनावेश से ऋणावेश की तरफ होगा। धनावेश से ये निकलेंगी और ऋणावेश पर जाकर खत्म हो जाएंगी। तो इस तरह से ये एक निष्कोण वक्र की तरह प्रदर्शित होती हैं। फिर आइए हम लोग देखते हैं कि यदि दोनों ही धनावेश हों, अगर दोनों ही धनावेश हों तो जाहिर है कि दोनों में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो अब देखते हैं कि ये भी एक पॉजिटिव चार्ज, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज, तो कोई भी परीक्षण आवेश अगर लाएंगे तो ये भी प्रतिकर्षित करेगा और ये भी प्रतिकर्षित करेगा। अगर दोनों के आवेश की मात्रा बराबर है तो प्रतिकर्षण बल यहाँ इसके कारण ज़्यादा लगेगा, इसके कारण कम लगेगा। अगर इन दोनों को मिलाने वाली लाइन ले लें तो इसका जो मध्यबिंदु होगा वहाँ जितना प्रतिकर्षण बल इसके कारण लगेगा उतना ही प्रतिकर्षण बल इसके कारण लगेगा, अर्थात उस बिंदु पर परिणामी बल जो होगा वो शून्य होगा। परिणामी बल शून्य होने के कारण उस बिंदु पर कोई बल का अनुभव नहीं होगा और इस बिंदु को हम उदासीन बिंदु कहते हैं। तो इस तरह से अगर बराबर धनावेश होंगे तो बल रेखाएं ये बाहर की तरफ जिस तरह से दिखाई गई हैं इस तरह से होंगी। ये बल रेखाएं एक दूसरे को कुछ प्रतिकर्षित कर रही हैं, इसलिए इस तरह से मुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं और इनको मिलाने वाली रेखा के ठीक मध्य बिंदु पर क्या होगा, उदासीन बिंदु होगा। अब ऐसा भी हम मान सकते हैं कि एक चार्ज का मान अधिक हो और एक चार्ज का मान कम हो। अब हम सपोज करते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज ये Q1 ज़्यादा है और Q2 ये कम है। तो जब Q1 ज़्यादा होगा और Q2 कम होगा तो इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर उदासीन बिंदु नहीं होगा। जो ज़्यादा आवेश होगा उससे ज़्यादा दूरी पर ही आपका न्यूट्रल पॉइंट उदासीन बिंदु प्राप्त होगा और जिसका आवेश कम होगा उसके नज़दीक ही, क्योंकि इसका क्षेत्र कम हो जाएगा, इसका क्षेत्र ज़्यादा हो जाएगा, इसका आवेश का मात्रा ज़्यादा है तो क्षेत्र का मान ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हम पाएंगे कि इनके आवेशों का मान अगर Q1 और Q2 है और जो नल पॉइंट्स हमको मिला ये Q1 से R1 दूरी पर है और Q2 से R2 दूरी पर है, तो Q1 बाई R1 स्क्वायर ये इक्वल होगा Q2 बाई R2 स्क्वायर। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण, फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। जैसा हम लोग ऊपर चर्चा कर चुके हैं उसको यहाँ एक साथ हम लोग कलेक्ट कर ले रहे हैं और जो कुछ फिर समझने की बात है उस पर फिर से चर्चा करते हैं। पहला है कि ये रेखाएं धनावेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं।
तो अभी हम लोग फिगर से देखें कि धनावेश से चलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त हो रही हैं। दूसरा हुआ जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है उस वही उनके गुण को प्रदर्शित करते हैं, वहाँ यहाँ बिंदुवार इसको चर्चा कर दिया गया है और इसे समझना आवश्यक है। इसे समझ लीजिए, इसके नोट्स बनाइए और याद कर लीजिए। सेकंड है बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश के लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, जैसे हमने कहा कि जो बल रेखाएं हैं वो क्या हैं, एक निष्कोण वक्र है, तो वक्र के रूप में हो गया। तो उस वक्र के किसी भी बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचते हैं तो स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी वो धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तीसरा पॉइंट है कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती। कोई भी, ये इंपॉर्टेंट लाइन होगा आपका, कोई भी दो बल रेखाएं ये परस्पर काट नहीं सकती। आप देख रहे हैं कि जो भी कर्व बन रहे हैं क्लोज्ड कर्व, वो क्लोज्ड कर्व एक दूसरे के उसे पैरेलल होते जाते हैं, एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती हैं? क्योंकि उस दशा में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो उस बिंदु पर बल की दो दिशाएं प्रदर्शित करेगी, जो कि असंभव है। चूंकि जो कटान बिंदु होगा उस पर दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगी और दो स्पर्श रेखाएं उस बिंदु पर बल की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, जबकि बल एक ही लगना चाहिए, क्योंकि एक ही बिंदु आवेश के कारण एक ही धन आवेश के कारण किसी धन बिंदु आवेश पर लगने वाला बल होगा, तो वो एक ही आवेश है तो एक उस पर बल लगना चाहिए, उसकी दिशाएं दो नहीं होनी चाहिए, ये असंभव होगा। इसलिए कोई भी दो बल रेखाएं ये परस्पर काट नहीं सकती। ये रेखाएं ये खिंची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं और इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। क्या है, जैसे बल रेखाएं आपको दिखाई गई कि ये पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रही हैं, तो ये एक लचकदार डोरी की तरह हम मान सकते हैं जो कि लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास कर रही हैं। लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करने का मतलब हुआ कि विपरीत आवेश के कारण इनमें आकर्षण हो रहा है। पांचवा पॉइंट होगा ये रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। जब हम दोनों ही पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं तो जब पॉजिटिव चार्ज दोनों रहेगा तब अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, तो बल रेखाएं भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही होती हैं और यही कारण है कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता। तो चौथा पॉइंट ये क्लियर करता है बल रेखाओं के रूप में कि विपरीत आवेशों में आकर्षण क्यों होता है, और पांचवा पॉइंट ये क्लियर करता है कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण क्यों होता है। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अब जैसा हमने जाना कि अगर कोई भी आवेश रखा हुआ है तो उसका एक क्षेत्र दायरा निश्चित हो जाता है। जिस पर कोई भी परीक्षण आवेश लाया जाता है तो वो एक बल का अनुभव करता है। जिस क्षेत्र तक वो बल का अनुभव करता है उसको हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इसकी इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। जो भी परीक्षण आवेश जिस बिंदु पर रखा हुआ है उस बिंदु पर वो जितने बल का अनुभव करता है, यह बल और इस परीक्षण आवेश के मान का जो अनुपात होता है ये उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो इसका मतलब हुआ कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर लगने वाले बल, उस बिंदु पर लगने वाले बल तथा धन परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को, धन परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को क्या कहते हैं, उसके अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर लगने वाले बल तथा धन परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को कहते हैं। अगर उस बिंदु पर लगने वाला बल ये F है और बिंदु आवेश का मान Q0 है
तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम वेक्टर ई से लिखें, क्योंकि ये भी एक सदिश राशि होगी, बल सदिश राशि, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि, तो वेक्टर ई ये इक्वल्स हम लिख सकते हैं वेक्टर एफ बाई क्यू जीरो। एफ का मात्रक होता है न्यूटन और क्यू जीरो का मात्रक परीक्षण आवेश है कूलाम। तो इस तरह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। E इक्वल्स टू बी एफ अपान क्यू जीरो। ई उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, एफ लगने वाला बल है उस बिंदु पर, क्यू जीरो जो परीक्षण आवेश उस बिंदु पर रखा हुआ है उसका मान है। और इस तरह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होगा। इसका विमीय सूत्र हम निकाल सकते हैं। न्यूटन की विमा हो गई mL/-2 और कूलाम ये AT हो गया। तो इस तरह से ये T ऊपर चला जाएगा और M और L ऐसे ही लिख दिया गया, mL हो गया और T⁻³ हो गया, A⁻−1 हो गया। तो ये हो गया आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आइए देखते हैं कि किसी बिंदु पर वैद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी भी बिंदु पर वैद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, इसका आइए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। मान लेते हैं कि कोई भी आवेश ये Q है, प्लस Q मान लेते हैं। यहाँ से R दूरी पर Q0 यह कोई परीक्षण आवेश ये बिंदु P पर रखा हुआ है। तो चूंकि यह पॉजिटिव चार्ज है, परीक्षण आवेश भी हमने धन परीक्षण आवेश लिया है, तो इस पर जो लगने वाले बल की दिशा होगी ये बाहर की ओर होगी, प्रतिकर्षित करेगा। तो R दूरी पर लगने वाला ये जो प्रतिकर्षण बल होगा ये कूलाम के नियम के अनुसार कितना होगा। अगर इन आवेशों के बीच जो माध्यम रखा हुआ है उस माध्यम का परावैद्युतांक K है, तो F इक्वल्स टू बी 1/4πε0 K Q0/r²। यह इन दोनों आवेशों के बीच R दूरी पर लगने वाला बल F का मान होगा। F इक्वल्स टू बी 1/4πε0 K Q0/r²। अभी हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र जाना, E इक्वल्स टू बी F/Q0। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता F/Q0 होता है। तो Q0 से इस बल में भाग दे दें, Q0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/4πε0 K Q/r²। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी क्या हो गई, E इक्वल्स टू बी 1/4πε0 K Q/r²। निर्वात या वायु के लिए K का मान 1 होता है। तो अगर K का मान निर्वात या वायु के लिए हम 1 लिख देते हैं तो E इक्वल्स टू बी हो गया हमारा 1/4πε0 Q/r²। मात्रक किसका होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। तो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, E इक्वल्स टू बी 1/4πε0 Q/r²। बिंदु आवेश आपका Q है और R दूरी पर यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर स्थिर वैद्युत बल। क्या है, सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ बिंदु आवेश की बात की कि एक बिंदु पर कोई भी आवेश ये स्थिर रखा हुआ हो। अब आवेश तो कोई एक जगह रहेगा नहीं, ऐसा भी हो सकता है वो पूरे तार में आवेश हो, है ना, वो पूरे सरफेस पे आवेश हो, पूरे वॉल्यूम में आवेश हो। तो इस तरह से आवेशों का सतत वितरण हो, कॉन्टिन्यूअस लेकिन उसका वितरण हो। तो इस तरह से उसको हम 3 भाग में जानेंगे। क्या है, उसके रैखिक आवेश वितरण के कारण, उसके पृष्ठ आवेश वितरण के कारण और उसके आयतन आवेश वितरण के कारण। तो सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं रैखिक आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मान लेते हैं L लंबाई का कोई भी तार है। ये तार सीधा भी हो सकता है और या वक्र के रूप में भी हो सकता है। इस पर Q चार्ज ये सतत रूप से वितरित है, Q चार्ज इस पर सतत रूप से वितरित है।
मान लेते हैं इसका कोई एक अवयव ये dl लिया जा रहा है। क्या है ये? सूक्ष्म अवयवखंड। इस लंबाई का एक सूक्ष्म अवयवखंड ये dl ले लिया जा रहा है, जो कि पोजीशन O से इसका जो स्थित सदिश है ये वेक्टर r1 को व्यक्त करता है। मतलब यहाँ से इसकी सदिशीय दूरी ये वेक्टर r1 हो गया। इस तरह से इस dl से कुछ दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ Q0 बिंदु आवेश रखा हुआ है। ये Q0 बिंदु परीक्षण धनावेश है। ये स्थित बिंदु O से इसकी स्थिति सदिश ये वेक्टर r2 है, वेक्टर r2 है। तो इस तरह से अवयव खंड से इसकी जो दूरी हो जाएगी बिंदु P की या Q0 की dl से जो दूरी हुई ये हो गया r21 इसकी दूरी। तो r21 हम कहेंगे इसको, मतलब r2 माइनस r1, वेक्टर r2 माइनस r1। अब ये तो आपका फिगर था। सबसे पहले इसमें हम ये देखते हैं कि आवेश जो है ये L लंबाई पर Q आवेश सतत वितरित है। L लंबाई पर Q आवेश ये सतत वितरित है। तो एकांक लंबाई में आवेश का मान रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। एकांक लंबाई में आवेश का मान रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। इसको लैम्डा से लिखा जाता है, ठीक। और dl हो गया हमारा सूक्ष्म अवयवखंड, ये जो हमने लिया है। तो इस तरह से लैम्डा बराबर क्या हो गया? dq। मान लेते हैं कि इस जो अवयवखंड है इसमें आवेश का मान ये dq है, तो dq हो गया। और ये लंबाई कितनी हो गई? dl। तो dq बाई dl हो गया। तो dq की जगह पे हम लिख सकते हैं लैम्डा dl। इस dq के कारण Q0 पर जो लगने वाला बल होगा वो न्यूटन के अनुसार क्या होगा? dF, वेक्टर dF अवयवखंड के कारण लग रहा है तो हम वेक्टर dF लिख ले रहे हैं। एक सूक्ष्म बल लग रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होना चाहिए। तो Q1 हो गया आपका dQ, Q2 हो गया आपका Q0 बाई R, इन दोनों के बीच की दूरी R21, तो R21 का स्क्वायर हो गया। ये सदिश है तो इसका हम यूनिट वेक्टर लिख देते हैं R21 कैप। इस Q0 को यहाँ लिख देते हैं तो Q0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया। और dQ की जगह पे यहाँ से देखिए dQ की जगह पे लैम्डा dl, dQ की जगह पे लैम्डा dl लिख दिया गया बाई R21 का स्क्वायर R21 कैप हो गया। इस पूरे अवयव खंड के कारण इस पर बिंदु P पर लगने वाला जो बल होगा ये इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो dF का इंटीग्रेशन हो गया हमारा F Q0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया। इंटीग्रेशन पूरी लंबाई के लिए L dl बाई R21 स्क्वायर, और क्या हो गया हमारा ये dl। तो ये है किसी रैखिक आवेश वितरण के कारण किसी भी बिंदु पर लगने वाला बल होगा। इसी तरह से पृष्ठ आवेश वितरण के कारण लगने वाला बल होगा। तो बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं। जिस तरह से किसी रेखा पर आवेशों का ये सतत वितरण आपको बताया गया, उसी तरह से किसी पृष्ठ पर आवेश का सतत वितरण हो, तो किसी पृष्ठ पर जो आवेश का सतत वितरण होता है तो पृष्ठ आवेश घनत्व को हम सिग्मा से लिखते हैं। सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है? एकांक पृष्ठ पर आवेश का मान आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाता है या पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। इसे सिग्मा से लिखा गया है। तो इस तरह से जो बल का मान होगा बिल्कुल इसी तरह से F इक्वल्स टू बी Q0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 लिख दिया, Q0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0। इंटीग्रेशन यहाँ लंबाई के लिए तार के लिए लिया गया था, यहाँ उस पूरे सरफेस के लिए लिया जाएगा तो पूरे सरफेस के लिए हमने S लिख दिया। ये रैखिक आवेश घनत्व था तो यहाँ हमने पृष्ठावेश घनत्व लिख लिया। पृष्ठावेश घनत्व हमारा सिग्मा हो गया। बाकी R21 कैप बाई R21 स्क्वायर, और dl ये अवयव खंड की लंबाई है और ये उस सरफेस का एक अवयव खंड होगा तो इसको हमने ds से लिख दिया। तो जहाँ हम लोगों ने dl यूज़ किया वहाँ ds हो गया, जहाँ l यूज़ किया वहाँ s हो गया, और जहाँ लैम्डा यूज़ किया वहाँ सिग्मा हो गया, जहाँ सिग्मा जो है पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है।
और फिर इसी तरह से हम देखते हैं कि आयतन आवेश वितरण, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? बिल्कुल सेम इसी तरह से ये है, जब आवेश पूरे आयतन में डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है तो पूरे आयतन में आवेश का जो मान होगा वो आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। एकांक आयतन में आवेश का मान आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। इसको रो से लिखा गया है। तो इस तरह से उस पूरे आयतन के कारण किसी बिंदु पर लगने वाला जो वैद्युत बल होगा वो F = भी Q0/4πε0 इंटीग्रेशन V। अब सिग्मा की जगह पे आपका हो गया रो R21 कैप बाई R21 स्क्वायर और ds की जगह पे dV। तो इस तरह से किसी सतत वितरण के कारण किसी बिंदु पर आवेश का जो स्थिर वैद्युत बल है उसको हम इन बिंदुओं से ज्ञात कर सकते हैं: रैखिक आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण और सतत आवेश वितरण। ये आप लोग अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिए और इसको तैयार कर लीजिए। अब अगला हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, अगली वीडियो में हम लोग आपको देंगे, वो होगा वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसके कारण जो है किस तरह से किन स्थितियों में कितना वैद्युत क्षेत्र कार्य करेगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।